नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत के समुद्रिक रास्तों की खोज 15वीं शताब्दी के अंत तक कर दी गई थी, जिसके बाद यूरोपियों का भारत आना आरंभ हुआ। जहांगीर के शासनकाल में 3 यूरोपीय यात्री विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो ने व्यापार की दृष्टि से प्रवेश किया और व्यापार की अनुमति मिलने के बाद इन अंग्रेजों ने भारत में अपना व्यापार स्थापित किया। इसके बाद इन्होंने सबसे पहले बंगाल को जीतने का प्रयास किया। ठीक है, सर्वप्रथम पुर्तगाली जल मार्ग होते हुए भारत आए। उनके बाद क्रमशः पुर्तगालियों के बाद क्रमशः कौन आए हैं? डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, यानी कि फ्रांसीसी जो हैं सबसे लास्ट में भारत आए। जल्द ही भारत के समुद्री के निकटवर्ती और समुद्री इलाकों व समुद्रिक व्यापार पर यूरोपियों का अधिकार हो गया। जैसे ही पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी भारत में अपने अपने व्यापारिक कंपनियों की स्थापना कर देते हैं, उसके बाद क्रमशः हम देखते हैं कि भारत में के व्यापार पर यूरोपियनों का अधिकार हो जाता है और ये आपसी प्रतिस्पर्धा में लग जाते हैं। इसी क्रम में हम सबसे पहले पुर्तगालियों के संबंध में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम देखते हैं कि पुर्तगाली 17 मई 1498 को जल मार्ग से सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया। ठीक, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है। वास्को डी गामा समुद्र मार्ग से भारत के पश्चिमी तट स्थित कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा था। वास्को डी गामा भारत के किस तट पर पहुंचा था? कालीकट नामक स्थान पर, पश्चिमी तट पर स्थित था, पर वो पहुंचा था। वहां के तत्कालिक शासक जेमोरिन किसी राजा का नाम नहीं है, ये एक उपाधि है जिसे माना जा, जैसे हम राजा के एक रूप को बादशाह या सुल्तान के रूप में जानते हैं, उसी तरीके से वहां के लोकल राजा को जेमोरिन के नाम से जाना जाता था। जेमोरिन ने ही कालीकट पर वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा को व्यापार करने की सुविधा जेमोरिन ने ही प्रदान की थी। यूरोपियों का भारत में आने का मुख्य मकसद व्यापार करना था। वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्रिक मार्ग की खोज की थी। दोस्तों, हमें जानने की यहां पर आवश्यकता है, केप ऑफ गुड होप है क्या? केप ऑफ गुड होप एक अफ्रीका में एक जगह है जिसके रास्ते के थ्रू ही वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत एवं यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा से पहले भी करने की कोशिश की गई थी। इस क्रम में अभी तक यूरोप से लेकर के केप ऑफ गुड होप तक के मार्ग की खोज की जा चुकी थी। जब वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप पहुंचता है तो वहां पर उसे एक भारतीय सेलर मिलता है, जिसकी सहायता से वास्को डी गामा भारत तक पहुंच पाने में कामयाब हो जाता है। 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी को दी अल्मेडा नामक पुर्तगाली को भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों का अधिकृत गवर्नर बनाकर भेजा जाता है। ठीक, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को हिंद महासागर में व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना था, पर वह इसमें असफल रहता है। 1509 में उसे वापस पुर्तगाल चला जाता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को जब पुर्तगालियों ने यहाँ भारत का गवर्नर बना करके भेजा था, तो उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हिंद महासागर के थ्रू जितने भी व्यापार भारत के से होते हैं, यूरोप और भारत एवं यूरोप के मध्य होते हैं, उस पर एकाधिकार जमाना। वो एकाधिकार इसलिए जमाना चाहते थे क्योंकि भारत एवं यूरोप के मध्य व्यापार में कई गुना उन्हें लाभ होता था। ठीक है, इस कारण पुर्तगालियों ने कोशिश की कि भारत एवं यूरोप के मध्य व्यापार पे पुर्तगालियों का ही एकाधिकार बना रहे। इस उद्देश्य से फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को पुर्तगालियों ने गवर्नर बना करके भारत भेजा, मगर वो इसमें असफल रहा। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। अल्फांसो दी अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीयों से शादी करने की सलाह दी। अब दोस्तों, ये भारतीयों से शादी करने की सलाह क्यों दी गई होगी? वस्तुतः भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे और भारतीय लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त करना चाहते थे, ताकि भारतीयों के द्वारा व्यापार में उनसे विरोध न किया जा सके, प्लस वैसे लोगों की वो
संख्या बढ़ाना चाहते थे, जो भारतीयों एवं पुर्तगालियों के मध्य एक कड़ी का कार्य कर सके। इस उद्देश्य से अल्फांसो द अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों से भारतीयों की शादी करने की सलाह दी। अल्फांसो द अल्बुकर्क के समय में ही गोवा और मेरफास की खाड़ी स्थित होर्मुज द्वीप पर अपना आधिपत्य किया। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर से छीन लिया था। बीजापुर के राजा से गोवा को 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने छीन लिया। बीजापुर का तत्कालिक शासक यूसुफ आदिल शाह था, ठीक है। और 1503 में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने ही कोची में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण करवाया था। दोस्तों, कोची में पुर्तगाली द्वीप का निर्माण किसने करवाया था? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1530 ईस्वी में करवाया था। 1503 ईस्वी में करवाया था। और 1530 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों की राजधानी बनाई गई, ठीक है। और वहीं पे पुर्तगालियों का मुख्यालय स्थित था। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारत जब आजाद हुआ तो आजादी के बाद कई सालों तक गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए भारत सरकार प्रयासरत रही। इसके क्रम में हम देखते हैं, क्योंकि पुर्तगाली कंपनियां थी वो अभी भी गोवा पे आधिपत्य जमाए हुई थी, ठीक है, जिसे यूएनओ के माध्यम से सॉल्व किया गया था। 1560 ईस्वी में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा को गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया, जिसके साथ ईसाई संत फ्रांसिस्को जेवियर भी भारत आया था, जिसने गोवा की स्थानीय जातियों और मछुआरों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। देखिए दोस्तों, अभी तक जो यूरोपीय कंपनियां भारत आ रही थी, जो पुर्तगाली लोग भारत आए थे, उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार भारत के साथ करना और मुनाफा कमाना, और साथ ही साथ एकाधिकार को सुनिश्चित रखना, सुरक्षित रखना, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि उनकी पकड़ भारतीयों पर मजबूत होती जा रही थी, इस कारण उन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए एक ईसाई संत फ्रांसिस्को जेवियर को भारत भेजा, ठीक है। और फ्रांसिस्को जेवियर ने क्या किया कि जो गोवा के स्थानीय जो मछुआरे थे और जो निम्न वर्गीय लोग थे, जो निम्न कास्ट के लोग थे, उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। पुर्तगालियों ने अपनी समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया था। पुर्तगालियों के द्वारा अपने समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया था, ठीक है, जिसके तहत उनके अधिकार क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज को सुरक्षा देना होता था, जिसे काटज कहा जाता था। दोस्तों, याद करिए कि इससे पहले के गवर्नर ने भी यह कोशिश की थी कि हिंद महासागर में जो भारत और पुर्तगाल के मध्य जो व्यापार था, उस पे पुर्तगालियों का एकाधिकार रहे, ठीक है। इस उद्देश्य से और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुर्तगालियों ने क्या किया कि अपने अधिकार क्षेत्र यानी कि हिंद महासागर से गुजरने वाले, जो समुद्र के उसके आसपास के क्षेत्र से गुजरने वाले जो भी जहाज थे, उन जहाजों को सुरक्षा देने के नाम पर एक टैक्स वसूलना शुरू किया, ठीक है। उस टैक्स को बोला जाता काटज। काटज एक तरीके का परमिट होता था, जिसे पुर्तगाली लोग प्रदान करते थे, और उसके बाद ही वो उस काटज नीति और परमिट के बाद ही कोई भी व्यापारिक जहाज भारत की सीमा में प्रवेश कर सकता था या फिर भारत की सीमा से बाहर जा सकता था। एक तरीके से आप देखें तो भारत और अन्य देशों के साथ जो व्यापार होगा उस पे निर्धारित करने का और उसका एकाधिकार पुर्तगालियों का हो गया था। दैट मीन्स कि बिना पुर्तगालियों के परमिशन के भारत एवं अन्य देशों के साथ कोई भी व्यापार संभव होता नहीं दिख रहा था। अब दोस्तों सोचिए कि उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि मुगल साम्राज्य के महानतम शासक अकबर को भी यह सुरक्षा का परमिट देना पड़ता था। भारत में लाल मिर्च, काली मिर्च और तंबाकू की खेती पुर्तगालियों के ही देन थी, ठीक है। भारत में जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस तकनीक लाने का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही जाता है। जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है, ठीक है। और 1556 ईस्वी में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी और बंगाल में पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री हुगली थी, ठीक है। और पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली ही थे।
जिन्होंने 1793 ईस्वी में पौंडीचेरी पर अपना आधिपत्य किया था और 17वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों की शक्ति भारत में डचों के आगमन, धार्मिक असहिष्णुता और पुर्तगाली शाही सरकार के हस्तक्षेप के कारण क्षीण होने लगी और भारत में पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त होने लगा। देखिए दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरीके से पुर्तगालियों की शक्ति धीरे धीरे 1793 तक आते आते वो 17वीं शताब्दी तक आते आते शक्तियां क्षीण होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि भारत में अन्य व्यापारिक कंपनियां आ गई थी, जिसमें कि डच शामिल थे, ब्रिटिश शामिल थे और फ्रेंच भी शामिल थे। ठीक है, और साथ ही साथ धार्मिक असहिष्णुता, पुर्तगालियों के जो असफलता थी उसमें सबसे प्रमुख भूमिका उनका धार्मिक रूप से असहिष्णु होना था। डेट मीन्स कि याद कीजिए, इससे पहले के गवर्नर ने क्या किया था कि पुर्तगालियों को प्रेरित किया था कि वो भारतीयों के साथ शादी करे। ठीक है, और एक फ्रांसीसी संत भी आया था, फ्रांसीसी पादरी भी आया था, जिसने भारतीयों को, जो निम्न वर्गीय थे, मछुआरे थे, उन्हें ईसाई में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। कहीं ना कहीं धर्म में, भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप की इस कोशिश ने पुर्तगालियों के पतन का कुछ सिद्ध कर दिया। साथ ही साथ पुर्तगाली शाही सरकार के हस्तक्षेप के कारण क्षीण होने लगे। देखिए, पुर्तगालियों को दोहरी मार पड़ी। पहले कि इन्हें वहां भारत में कई कॉम्पिटिटिव शक्तियां मिलनी शुरू हो गई, जिसमें फ्रांसीसी, डच और क्या बोलते हैं, अंग्रेज प्रमुख थे। और साथ ही साथ पुर्तगाल में जो शासन था, जो राजा था, वो पुर्तगाली कंपनियां जो थी उनमें अपना हस्तक्षेप करने लगा, जिसके कारण पुर्तगाली कंपनियों का जो कार्यभार था वो सही ढंग से ना चल सका और वो अंततः भारत के व्यापार क्षेत्र से विलुप्त होती नजर